हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की है, नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जो है नर्सिंग रिसर्च। तो इसमें हम देखेंगे कि नर्सिंग रिसर्च को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके सभी यूनिट्स, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएँ ताकि आप लोग खुद से एक अच्छी बेहतर रिसर्च लिख सकें। तो ये है यूनिट 1। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न एंड डिफाइन द टर्म रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च। हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसर्च क्या चीज़ है और नर्सिंग रिसर्च क्या होती है। फिर कुछ वेज़ हम डिस्कस करेंगे जिससे आप पता कर सकते हैं नर्सिंग रिसर्च के बारे में। फिर सोर्सेज हम देखेंगे क्या क्या नॉलेज के सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हम अपना डेटा गैदर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से हम नॉलेज गैदर कर सकते हैं। उसके अलावा आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या लिमिटेशंस है। जब भी हम कोई साइंटिफिक मेथड लगाते हैं तो हमारी क्या क्या लिमिटेशंस होती है, उसमें कहाँ कहाँ तक हमारे पास बाउंड्रीज़ होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। तो रिसर्च की डेफिनेशन हम देखते हैं। रिसर्च है क्या? द वर्ड रिसर्च मीन्स टू सर्च अगेन और टू एग्जामिन केयरफुली। रिसर्च का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को वापस से सर्च करें और उस चीज़ को वापस से रिपीटेडली हम लोग एग्ज़ामिन करें, वापस से ऑब्ज़र्व करके कंफर्म करें कि जो हमने चीज़ चेक की थी वो सही है या नहीं। रिसर्च इज़ अ diligent systematic inquiry और स्टडी दैट वैलिडेट्स एंड रिफाइंस एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड डेवलप न्यू नॉलेज। ठीक है, एक इस तरह की सिस्टमैटिक स्टडी है और साथ में इंक्वायरी है जिससे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास डेटा जमा हो गया है या डेटा हमने जो गैदर किया है वो बिल्कुल वैलिड है, यानी बिल्कुल सही है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, या फिर उसमें कोई ख़राबी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये रिफ़ाइन करती है आपकी जो नॉलेज आपने ऑलरेडी लाई हुई है उसको चेक करती है, उसको डबल चेक करती है और साथ में आपको नई नॉलेज प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। जो हमारे पास दो मेजर डेफिनेशंस आती हैं। अब हम देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च क्या है। सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिज़ाइन टू डेवलप ट्रस्टवर्दिनेस एविडेंसेस अबाउट issues of importance to nursing profession including nursing practice, education, administrations and informatics। ये जो डेफिनेशन है ये पायलट और बैक ने दी थी। इसमें इन्होंने कहा कि ये एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। दैट मीन्स कि आप एक सिस्टम से चलते हैं कि पहले आप डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर आप उसको एनालाइज करेंगे, फिर मतलब एक प्रॉपर सिस्टम हम फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ ये एक आपको ट्रस्टवर्दी एविडेंस, यानी कि आप इस तरह का आपको सबूत, एविडेंस है सबूत, तो इस तरह का आपको सबूत देती है जो आप जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आपको बताती है कि क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं आपके प्रोफेशन में। मतलब नर्सिंग रिसर्च में, नर्सिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं जिनको हम सॉल्व करें तो कैसे करें, और साथ ही साथ नर्सिंग प्रैक्टिस के बारे में बताती है कि वहाँ पर क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी नर्सिंग रिसर्च में कवर होती है। और ये डेफिनेशन पायलट और बैक ने 2012 में दी थी। वैसे ही एक और डेफिनेशन ग्रोव, बर्न्स एंड ग्रे ने 2013 में दी थी, जिसमें उन्होंने कहा अ साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट्स एंड रिफाइंस एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट्स न्यू आइडियाज़ that directly and indirectly influences the deliverance of evidence-based nursing practice। ठीक है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ऊपर हमने देखा ये सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा ये साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रॉपर इस तरह का मेथड है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, जो कोई वैलिडेट करता है, यानी कि आपको सबूत के साथ बताता है कि ये चीज़ आया सही है या नहीं, और साथ साथ रिफ़ाइन करता है और बेहतर बताता है उस चीज़ को जो ऑलरेडी आपने डिस्कवर की है, वो नॉलेज जो एग्जिस्टिंग हमारे पास है उसको और तरीके से रिफ़ाइन करेगा और बेहतर बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और साथ ही साथ नई नॉलेज जनरेट करेगा। और ये जो है हमें एविडेंसेस देता है हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर, हमारी नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर हर चीज़ के साथ हमें एविडेंस देता है, हमें रीज़न देता है, हमें लॉजिक देते हैं, साथ साथ सबूत बताता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सबूत के साथ ही हमेशा बात करता है। तो इसे हम नर्सिंग रिसर्च कहते हैं। अब हम देखते हैं वेज ऑफ नोइंग, क्या तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं चीज़ों का। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रेडिशन एंड टेनेसिटी। ट्रेडिशन एंड टेनेसिटी दैट मीन्स कि ट्रेडिशन जो हमारा रवायती तौर जो तरीके जो हमारे आबा व अजदाद से फॉलो होते आ रहे हैं, ट्रेडिशंस में हमारे जैसे इसकी हम अगर कोई एग्ज़ाम्पल ले लें तो हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर कोई नया बेबी है तो उसको जो भी बंदा पहले कुछ मीठा खिलाएगा उसे हम क्या कहते हैं,
तो वो मीठा खिलाएगा तो उसके अंदर वो आदतें ट्रांसफ़र हो जाती। तो ये ट्रेडिशन के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि शायद प्रूवन हो नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, हमारे सिस्टम में चलता आ रहा है, जनरेशन वाइज ट्रांसफ़र होती हैं ये चीज़ें, तो हम उन चीज़ों पे मानते हैं। तो कुछ चीज़ें ट्रेडिशन से पता चल सकती हैं। उसके अलावा इंट्यूशन होती है हमारी गट फीलिंग। वैसे ही अथॉरिटी पावर को कहते हैं। रीजनिंग, जिसमें आप प्रॉपर किसी चीज़ का रीज़न देख सकें। एम्प्रिसिज्म, एंड देन वी हैव साइंस। तो इन चीज़ों को अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारे पास वेज़ हैं जिससे हम चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। तो ट्रेडिशन, जैसे मैंने अभी पहले बात की थी, ट्रेडिशन वही चीज़ है जो कि हमेशा से चलती आ रही है, आपके कल्चर में, आपके नॉर्म्स में वो प्रैक्टिस होती आ रही है। हैव हर्ड इट ऑफन, हैव हर्ड नोन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये हमेशा से हमने सुना है कि भाई हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, हम इसे ही करते हैं फॉलो। तो ट्रेडिशन वही चीज़ें हैं जो हमेशा से आपके रवायती तरीके जो फॉलो करते आ रहे हैं, उससे बहुत सारी हमें नॉलेज मिल सकती है। हमारे ट्रेडिशनली बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते और कोई खांसी नज़ला बुखार हो गया है तो ट्रेडिशनली कुछ चीज़ें होती है, कोई काढ़ा बना के आप पी लो, तो ये आपके ट्रेडिशनली फॉलो होती आ रही हैं। इस तरह की कुछ मेथड्स हैं जो पुराने तरीके हैं, जिन पे कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको ही आप फॉलो कर रहे हैं। देन इंट्यूशन क्या चीज़ है, जिसे हम कहते हैं गट फीलिंग। ये कि हमारी छठी हिस्स कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है। उसके पास, हमारे पास कोई ख़ास रीज़न नहीं होता इस चीज़ का, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने सोचा होता है कि नहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, तो ये जो आपकी फ़ीलिंग है, समटाइम्स हमें अच्छा नहीं फ़ील हो रहा होता कोई काम करने के लिए, तो ये हमारी गट फीलिंग कहलाती है और इसे इंट्यूशन कहते हैं। यानी कि हमारी छठी हिस्स, समटाइम्स हमें फीलिंग आती है कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, तो ये जो हमारी फीलिंग है इसे हम इंट्यूशन कहते हैं। When we use our intuition, we are relying on our guts, our emotions, and on our instincts to guide us, rather than examining facts and using the rational thought. Intuition involves believing what feels true. ठीक है, उस चीज़ को, वही बात आ गई कि हम अपने इमोशंस को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं, बजाय कि इस चीज़ को कि क्या सही क्या गलत है, जो सच और जो हकीकत है उसको नहीं देखते, लेकिन हम ये देखते हैं जो हमें फ़ील हो रहा है। हमें अगर फीलिंग आ रही है कि ये काम सही नहीं है तो हम नहीं करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि बेशक हमारे पास एविडेंसेस हैं कि ये सही है, प्रॉपर है, सही सेट चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं और उसके ऊपर ही रिलाई करते हैं। तो दिस इज़ इंट्यूशन। वैसे ही आती है अथॉरिटी में हमारे पास आता है इस तरह की अथॉरिटीज़, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, हमारे रिलीजियस लीडर्स हो गए। तो बहुत सारे हमारे लीडर्स, हमारी जैसे फोर्सेस हो गई, आर्मी, नेवी, ये हमारी अथॉरिटीज़ हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये हमारी अथॉरिटीज़ हैं। हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं और वो हमें जो भी चीज़ कहते हैं हम उनको करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम ये नहीं सोचते कि सही है या गलत, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर ने कह दिया तो हम करेंगे। तो हम अपनी अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ से भी हमें काफ़ी नॉलेज और काफ़ी सारी चीज़ें गैदर कर सकते हैं। वैसे ही आता है रीज़निंग में जब भी हम बात करते हैं तो हमें लॉजिक का रूल इस्तेमाल करना होता है। वो जो चीज़ जिसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न है, लेट्स अज्यूम कि हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, तो हम उसके अंदर देखते हैं कि लॉजिक है कि अगर ये अलजेब्रा में हमारे पास कोई फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायर है तो हमारा यही वाला फार्मूला आएगा। हमारे पास लॉजिक है कि अगर ये कंडीशन आएगी तो हमने लॉजिकली यही फार्मूला लगाना है। मतलब एक एविडेंस है, एक प्रूवन वे है। लॉजिक हमेशा बात करती है आपके पास एविडेंसेस रिलेटेड चीज़ों पर। ठीक है, इन दिस मेथड एविडेंसेस आर स्टेटेड एंड लॉजिकल रूल्स आर फॉलो टू अराइव एट द साउंड कंक्लूजन। ठीक है, वही बात आ गई, हम एविडेंसेस को देखते हैं और लॉजिकल रूल्स अप्लाई करते हैं रीजनिंग में। द प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज़ दैट इफ़ द प्रीमिसेस आर रॉन्ग देयर इज़ एन एरर इन द लॉजिक, देन द कंक्लूजन विल नॉट बी वैलिड। इस मेथड में क्या प्रॉब्लम है कि अगर कहीं भी आपकी लॉजिक में कोई एरर आ गया, आपके रीजनिंग जो आप दे रहे हो, आपकी लॉजिक में अगर कोई एरर आ गया, तो आपका कंक्लूजन भी जो होगा वो गलत होगा, वो वैलिड नहीं होगा, वो रिलायबल नहीं होगा। जैसे कि एक प्रीमिस है कि सारी जो स्वान्स होती हैं वो वाइट होती हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये रीज़न, ये जो लॉजिक, ये स्टेटमेंट जिसने भी कहा, ये गलत है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में कुछ ब्लैक स्वान्स भी पाई गई हैं। इसलिए रीज़निंग के वक्त ये बहुत ज़्यादा इस बात पे ध्यान रखना होता है कि जो भी आप रीज़न दे रहे हैं वो बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए, प्रूवन होना चाहिए, एविडेंसेस के साथ होना चाहिए। वैसे ही नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्प्रिसिज्म। तो एम्प्रिसिज्म क्या होती है? हमारी सेंसेस, जैसे हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, हेयरिंग, लिसनिंग, टचिंग, ये जो सारी हमारी सेंसेस होती हैं, बेसिक स्मेलिंग, ये सारी हमारी बेसिक सेंसेस में आते हैं। और एम्प्रिसिज्म इसी के रिलेटेड नॉलेज होती है जो हम अपनी सेंसेस से गैदर करते हैं।
जैसे कि मेजरेबल और क्वांटिफाइबल, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप इजी से मेजर कर सकते हैं और इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अपनी आइज़ से ऑब्जर्वेशन, या फिर आपने कोई चीज़ टच करके बताई। हम लोग जैसे अगर एफएससी वगैरह में कर रहे होते थे तो सैंड के सैंपल्स आते थे, आप उसे टच करके देखते थे और आप बताते थे किस तरह का सैंपल है। अगर बहुत ही पतली किस्म की सैंड या मिट्टी है तो मतलब वो कौन सी कैटेगरी की है, अगर जिसके अंदर थोड़े ग्रैनुअल्स हैं। तो ये सारी जो हम सेंसेस से यूज़ करके नॉलेज देख रहे होते हैं उसे हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस। तो साइंस में क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड रीजनिंग। साइंस हमारे पास दो चीज़ों को मिलकर बनती है। एम्पिरिसिज्म जिसे हमने अभी कहा कि हम लोग जो अपनी सेंसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो, और साथ ही साथ रीजनिंग यानी लॉजिकल, जो हम अपने एविडेंसेस को मिलाकर इन दोनों चीज़ों को हम लोग मिक्स कर कर साइंस की बात करते हैं। साइंस हमेशा इन दोनों का मिक्सचर होती है। जैसे कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, साइंटिस्ट गो अ step further for using systematic empiricism to make careful observations under various controlled conditions in order to test their ideas, and they use rationalism to arrive the valid conclusions। ठीक है, वही बात आगे कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर आप एम्पिरिसिज्म के तरीके को यूज़ करके आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं। हो सकता है आप चीज़ों को टच करके, हो सकता है आप उनको स्मेल करके, हो सकता है और किसी मेथड और किसी वे से आप चीज़ों को अपनी कोई भी सेंस इस्तेमाल करके 5 सेंसेस में से ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, और उसके बाद आप क्या करें, उनकी वैलिड रैशनलाइजेशन करें, मतलब उनके रीजंस दे रहे हैं, उनके लॉजिकल एविडेंसेस दे रहे हैं। आपके पास प्रॉपर रीज़न है कि अगर कुछ हो रहा है तो अगर केमिस्ट्री में आप कोई केमिकल मिला रहे हैं स्मेल कर कर या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, तो आपके पास रीज़न है उसका प्रॉपर कि अगर हम इससे ये मिलाएंगे तो ये रिएक्शन होगा। हर चीज़ का आपके पास वैलिड रीज़न है। तो ये दोनों चीज़ों को, एम्पिरिसिज्म और रीजनिंग को मिक्स करके हमारे पास साइंस आती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो हमारे पास क्या सोर्सेज हैं। सबसे पहले आती है परसेप्शन। परसेप्शन हम सबको पता है कि परसेप्शन क्या चीज़ है, हमारा थॉट प्रोसेस। हो सकता है कि मैं, अगर मुझे कोई भी बात किसी ने बताई हो, मेरी परसेप्शन क्या है, मैं किसी चीज़ को पॉजिटिवली ले सकती हूँ। मेरे साथ कोई और फ्रेंड है, वो अगर उस चीज़ को नेगेटिव भी ले सकता है। अगर आपने किसी को बोल दिया कि आप लोग दिल लगा के पढ़ो, कोई उसे ऐसे परसीव करेगा कि यार हमारी बेहतरी के लिए बोला है, कोई उसे ऐसे परसीव करेगा कि हमें टॉन्ट मारा है या हमें चढ़ाया गया है। तो हर किसी की अपनी परसेप्शन होती है। तो ये परसेप्शन क्या चीज़ है, आपका अपना थॉट प्रोसेस, जो आप सोचते हो, जिस चीज़ से जिस तरीके से आप किसी भी बात को अपने दिमाग में लेते हो, ठीक है, वो आपकी परसेप्शन होती है। सेकेंडली मेमोरी। मेमोरी भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, हो सकता है आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो उसके हिसाब से आपके एक मेमोरी आपके दिमाग में आ गई, आपने कुछ पढ़ा है, अब आपने सीखा है मैथमेटिक्स, तो अभी तक आपके पास वो आपकी मेमोरी में चीज़ें स्टोर्ड है। कभी भी आपको आगे लाइफ में कुछ करना पड़ जाता है मैथमेटिक्स में, तो आप अपनी मेमोरी इस्तेमाल करके वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हो। वैसे ही एक्सपीरियंस, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा तजर्बा रहा हो तो उस एक्सपीरियंस को हम अपने फर्दर आगे यूज़ करते हैं। तो अपनी लाइफ में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है अपने साथ या किसी फ्रेंड के साथ, तो हम उसे बताकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। वैसे ही बुक्स से हम लोग नॉलेज हमेशा से ही हासिल करते आए हैं और ये तरीका बहुत पुराना है। हमें आज तक से कदीम सालों की भी नॉलेज है बुक्स की वजह से। वैसे ही एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तजर्बे के साथ आती हैं। हम केमिस्ट्री लैब में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर कर फिर उसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने से, उसके अलावा जर्नल्स, ठीक है, जर्नल्स वगैरह पढ़ने से, फिर एक्सपर्ट्स, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं किसी भी फील्ड में या किसी भी कह लो ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनसे पूछकर, उनसे डिस्कस करके नॉलेज हासिल कर सकते हो। उसके अलावा मीडिया के ज़रिए आप नॉलेज हासिल कर सकते हो। न्यूज़पेपर, न्यूज़ वगैरह जो आती हैं, सोशल मीडिया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब तो हो गए हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे आप नॉलेज हासिल कर सकते हो। ये सारी सोर्सेज हैं। देन वी हैव गोल्स फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। द इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च कैनॉट बी emphasized enough. Some of the goals for conducting research are, हमारे क्या गोल्स होते हैं जब भी हम नर्सिंग रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा क्या टारगेट होता है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा मेजर गोल क्या होता है। सबसे पहले टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये इस चीज़ को हम प्रमोट करें कि हम लोग के पास जब भी हम कोई नर्सिंग प्रैक्टिस करें, हमारे पास एविडेंसेस हो, हमारे पास सबूत हो कि अगर हमने ये बोला किसी को कि ये इंजेक्शन IM लगता है और ये IV लगता है, तो इसका क्या रीज़न है, क्या एविडेंस है कि अगर वो
IM इंजेक्शन को आप IV लगा देंगे, तो आपके पास एक प्रॉपर रीज़न है, एविडेंस है कि यार इसका ये नुकसान होगा। ये इस चीज़ को, एविडेंस को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले आप नर्सिंग रिसर्च करते हैं, ये आपका पहला गोल है। सेकेंडली, टू इंश्योर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन को क्रेडिबिलिटी देने के लिए, दैट मीन्स उसको इतनी ज़्यादा वो देने के लिए, दैट इज़ कि उसकी इतनी वर्दी है, उसकी इतनी अहमियत है, ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन को, ताकि लोग उसे रिलायबल माने और लोगों की नज़र में आए कि नर्सिंग प्रोफेशन हमेशा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात करता है, उसके पास लॉजिकल रीजंस होते हैं और उसे एक मुकाम मिल सके बेहतर। देन वी हैव टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि आप इतने काबिल हैं कि आपके पास कोई भी डिसीजन आप बनाने के काबिल हैं, अपने प्रोफेशन को इतनी ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं कि आप उसे समझते हैं कि नर्सिंग प्रैक्टिस में आपको ये अथॉरिटी देनी चाहिए कि जब भी आपको कुछ अपने काम से रिलेटेड वर्क करना, तो आपको ये राइट दिया जाए कि आप लोग अपने डिसीजंस बना सकें, आप अपने प्रोफेशन को अकाउंटेबल समझते हैं। देन टू डॉक्यूमेंट द कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर, फिर आप चीज़ों को कॉस्ट इफेक्टिवनेस अपनी नर्सिंग प्रोफेशन की, नर्सिंग केयर की, उस चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सके। तो ये आपके कुछ गोल्स होते हैं जब भी आप नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, कि क्या लिमिटेशंस है, कहाँ कहाँ तक ये साइंटिफिक मेथड जो है महदूद है। इसकी लिमिटेशंस में बस 4 मेजर लिमिटेशंस आती हैं। सबसे पहले है मॉरल एंड एथिकल प्रॉब्लम, सेकंड है ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड इज़ मेजरमेंट प्रॉब्लम्स एंड फोर्थ इज़ एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रॉब्लम्स। अब हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो पहली हमारे पास आती है मॉरल एंड एथिकल प्रॉब्लम। इसमें मॉरल और एथिकल प्रॉब्लम में क्या है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे मॉरल्स किस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं और किस चीज़ की नहीं। तो जैसे कि मॉरल क्या होता है कि क्या आपकी हिसाब से क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है, इसका डिफरेंस। तो समटाइम्स क्या होता है कि क्योंकि रिसर्च में हम लोग को ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च हमेशा ह्यूमंस के लिए हो रही है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस पर रिसर्च करने की इन्वॉल्वमेंट और ज़रूरत पड़ती है। तो समटाइम्स कुछ लोगों के लिए ऑफेंडिंग होता है कि आप ह्यूमन को कैसे यूज़ कर सकते हो किसी रिसर्च में, या फिर उसके अकॉर्डिंग या उसको यूटिलाइज़ करके कैसे आप चीज़ों को देखते हो। तो ये एक आपके लिए एथिकल या मॉरल प्रॉब्लम बन सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट पे हमारे पास आता है ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी। ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉम्प्लिकेटेड, सटल एंड वेरिड। दैट मीन्स कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही सटल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक इंसान को समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ह्यूमन बिहेवियर इतना ज़्यादा डिफरेंट होता है, यू नेवर नो कि अगले बंदे का क्या बिहेवियर कभी भी हो सकता है। सो हर किसी के बिहेवियर के हिसाब से अगर आप कैटेगराइज़ करें तो ये भी बहुत मुश्किल है। तो ह्यूमन बींग्स को वैसे कैटेगराइज़ करना काफ़ी मुश्किल है उनके बिहेवियर और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। दैट मीन्स ये भी आपके पास एक लिमिटेशन आ जाती है कि आप साइंटिफिक मेथड में एक मेजर ये लिमिटेशन ये भी है कि ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी आपके लिए एक लिमिटेशन है। देन वी हैव मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। मेजरमेंट में हमारे पास, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स आप एक ही क्राइटेरिया पे सबको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट है। तो आप एक ही मेथड नहीं रख सकते सबको जो है एनालाइज करने का, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट के लिए हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता, आपको नहीं पता, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उनका नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो सकता है। सो मेजरमेंट प्रॉब्लम भी एक बड़ा इशू है। देन वी हैव एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रॉब्लम्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम देखें तो हमारे पास कोई भी हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जो इश्यूज़ आते हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है। जैसे कि वेदर, हमें नहीं पता होता मौसम किस तरह का हो सकता है, समटाइम्स टेम्परेचर, लोकेशन या टाइम, उसके अलावा नेचुरल डिसास्टर्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, हम लोग कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है नेक्स्ट। तो रिसर्च के अंदर ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक लिमिटेशन है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आज का लेक्चर यही यूनिट 1 के बारे में था। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन डेफिनेटली टेल अस, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो भी आप बता सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।